किसी समाज को सच में समझना है तो किताबें नहीं, उसके बीच रहना पड़ेगा। यही है शास्त्रीय निवंश विज्ञान की असली ताकत। नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट, शास्त्रीय निवंश विज्ञान, जो समाज शास्त्र और एंथ्रोपोलॉजी की रीढ़ की हड्डी माना जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। शास्त्रीय निवंश विज्ञान मानव शास्त्र की एक पारंपरिक पद्धति है, जिसमें शोधकर्ता किसी समाज या जनजाति के जीवन, संस्कृति, परंपरा और व्यवहार का गहराई से अध्ययन करता है। यह अध्ययन अक्सर लंबे समय तक उस समाज में रहकर किया जाता है। अर्थात किसी समाज को अंदर से समझना ही शास्त्रीय निवंश विज्ञान है। आगे देखते हैं इसका अर्थ। शास्त्रीय निवंश विज्ञान वह विधि है जिसमें शोधकर्ता किसी संस्कृति या समाज का प्रत्यक्ष अवलोकन करके उसका विस्तृत वर्णन करता है। मान लीजिए आप किसी दूर के गांव में जाते हैं, उनके साथ खाना खाते हैं, उनके त्योहारों में शामिल होते हैं, उनके सुख दुख को महसूस करते हैं। धीरे धीरे आप सिर्फ एक अवलोकन करता नहीं रहते, बल्कि उस समाज का हिस्सा बन जाते। यही है शास्त्रीय निवंश विज्ञान। आगे देखते हैं इसकी प्रमुख विशेषताएं। पहला है सहभागी अवलोकन। शोधकर्ता केवल बाहर से नहीं देखता, बल्कि समाज का हिस्सा बनकर उनके साथ रहता था। लोगों के साथ खाना, रहना, काम करना, उनके दैनिक जीवन को अंदर से समझना, व्यवहार, परंपरा और भावनाओं को अनुभव करना। उदाहरण के लिए एक शोधकर्ता किसी जनजाति में रहकर उनके त्योहार, शादी और रीति रिवाजों में भाग लेता है, तभी वह सही समझ पाता है कि वे ऐसा क्यों करते हैं। अगला है क्षेत्र कार्य। अध्ययन जो है वो पुस्तक में नहीं, बल्कि वास्तविक जीवन में होता था। महीनों या वर्षों तक उसी समाज में रहना पड़ता है, सीधे लोगों से जानकारी लेनी होती है, वास्तविक परिस्थितियों को देखना होता है। उदाहरण के लिए किसी गांव में जाकर किसानों के जीवन, खेती के तरीके और समस्याओं को खुद देखकर समझना। अगला है समग्र दृष्टिकोण। समाज को केवल एक पहलू से नहीं, बल्कि पूरे रूप में देखा जाता है। अर्थात आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, सबको जोड़कर समझना। एक चीज दूसरी चीज से कैसी जुड़ी हुई होती है, यह देखना। उदाहरण के लिए अगर किसी जनजाति का त्योहार है, तो उसमें केवल पूजा ही नहीं, बल्कि आर्थिक खर्च, सामाजिक संबंध, सांस्कृतिक महत्व, सबको साथ में समझा जाता है। आत्मक पद्धति, यहाँ संख्या नहीं, बल्कि अनुभव और अर्थ महत्वपूर्ण होते हैं। अर्थात लोगों की सोच, भावना, विश्वास को समझा, क्यों और कैसे पर ध्यान देना। उदाहरण के लिए किसी व्यक्ति से यह पूछना कि आप यह परंपरा क्यों मानते हैं, उसका जवाब जो है वो गुणात्मक आंकड़े के रूप में होता है। अगला है विस्तृत वर्णन। समाज का बहुत ही गहराई और विस्तृत वर्णन किया जाता है। हर छोटी चीज को लिखा जाता है, हर परिस्थिति को समझा जाता है। केवल क्या हुआ नहीं, बल्कि क्यों हुआ भी बताया जाता है। उदाहरण के लिए अगर कोई नृत्य हो रहा है, तो केवल लोग नाच रहे हैं नहीं, बल्कि नृत्य का अर्थ, संगीत का महत्व, लोगों की भावना, सबका वर्णन किया जाता है। अगला है छोटे समुदाय पर ध्यान। शास्त्रीय निवंश विज्ञान अक्सर छोटे समूह या जनजातियों पर केंद्रित होती है। अर्थात छोटे समाज को गहराई से समझना आसान होता है, वहां सामाजिक संबंध जो है वो स्पष्ट रूप में दिखाई देते हैं। उदाहरण के लिए किसी एक जनजाति या गांव का पूरी तरह से अध्ययन करना। अगला है दीर्घकालीन अध्ययन। शोध एक दो दिन का नहीं, बल्कि लंबे समय तक चलता है। समय के साथ बदलाव को समझा जाता है, विश्वास को बनाए रखा जाता है। उदाहरण के लिए एक शोधकर्ता एक दो साल तक किसी समाज में रहकर उनका जीवन जो है वो समझता है। अगला है प्रत्यक्ष अनुभव। जानकारी सीधे अनुभव से आती है, ना कि दूसरों की किताबों से या दूसरों की बातों से। अर्थात खुद देखकर, सुनकर, महसूस करके आंकड़ा जो है वो एकत्रित किया जाता है। उदाहरण के लिए किसी त्योहार को खुद देखकर उसकी वास्तविक भावना को महत्व। पहला है समाज की गहरी समझ। यह पद्धति समाज को अंदर से समझने में मदद करती है। अर्थात केवल ऊपर ऊपर की जानकारी नहीं, बल्कि लोगों की भावना, सोच, विश्वास तक को समझने का
प्रयास किया जाता है। उदाहरण के लिए किसी जनजाति में एक साधारण सा दिखने वाला नृत्य केवल मनोरंजन नहीं बल्कि धार्मिक आस्था और सामाजिक एकता का प्रतीक हो सकता है। दूसरा है सांस्कृतिक विविधता का ज्ञान। अलग अलग संस्कृतियों को समझने का सबसे अच्छा माध्यम है, यह दिखाता है कि हर समाज अलग है, एक सही तरीका जैसी सोच को चुनौती देता है। उदाहरण के लिए किसी जनजाति में बहुविवाह सामान्य हो सकता है जबकि दूसरे समाज में नहीं। यही है निवंश विज्ञान को समझने का असली तरीका। अगला है नीति निर्माण में सहायक। सरकार और एनजीओ को सही निर्णय लेने में मदद मिलती है, अर्थात स्थानीय जरूरतों को समझकर योजनाएं बना सकते हैं। ठीक है, अगर इसका उदाहरण है, अगर सरकार किसी जनजाति के लिए शिक्षा योजना बनाती है तो निवंश विज्ञान के अध्ययन से पता चलता है कि उनकी भाषा जीवन शैली क्या है ताकि योजना को सफल तरीके से बनाया जा सके। अगला है समाज शास्त्र और मानव शास्त्र की नींव। यह दोनों विषयों की आधार विधि है, अर्थात कई सिद्धांत इसी पर आधारित होता है। उदाहरण के लिए कई प्रसिद्ध जो अध्ययन शास्त्र इसके ऊपर किया गया है, जैसे कि जनजातीय जीवन, नातेदारी, एथनोग्राफी, ये सारे चीज इसके अंदर से अच्छे से समझा जा सकता है। अगला है वास्तविक और विश्वसनीय डेटा। डेटा सीधे अनुभव से आता है इसलिए अधिक विश्वसनीय होता है, अर्थात उस क्षेत्र में जानकारी जाकर लिया जाता है और दूसरे से जानकारी नहीं बल्कि खुद जाके देखा जाता है। इसी कारण क्या है, ज्यादा वास्तविक और विश्वसनीय होता है। उदाहरण के लिए किसी गांव के जीवन को खुद देखकर समझना, ना कि किताबों से या दूसरे की बातों को सुनकर। अगला है सामाजिक समस्याओं को समझने में मदद। समस्याओं के मूल कारण समझने में मदद मिलती है, अर्थात गरीबी, असमानता जैसी समस्याओं को जड़ तक समझा जा सकता है। उदाहरण के लिए अगर किसी क्षेत्र में बाल विवाह है तो निवंश विज्ञान से पता चलता है कि इसके पीछे सामाजिक और आर्थिक कारण जो है वो क्या है। इसकी सीमाएं, पहला है समय और खर्च अधिक। यह प्रक्रिया जो है बहुत लंबी और महंगी होती है, अर्थात महीनों या वर्षों तक किसी भी क्षेत्र में रहना पड़ता है। यात्रा करना इसमें बहुत ज्यादा पैसा खर्च हो जाता है। उदाहरण के लिए किसी जनजाति में 1-2 साल तक रहना हर किसी के लिए संभव नहीं हो पाता है। दूसरा, पक्षपात की संभावना। जो भी रिसर्चर है अपनी सोच परिणाम को प्रभावित कर सकती है, अर्थात अपनी खुद की जो विश्वास है उसको उसमें डाल सकता है जिससे कि वह परिणाम जो है वो गलत निकल सकता है। अर्थात कोई भी अवलोकनकर्ता किसी परंपरा को गलत मानता है तो वह उसे अपने तरीके से नकारात्मक तरीके से प्रस्तुत कर सकता है। अगला है छोटे समाज तक सीमित या छोटे समुदाय तक अधिक केंद्रित होती है। बड़े समाज को पूरी तरह से इसके माध्यम से समझा नहीं जा सकता है। उदाहरण के लिए एक गांव का अध्ययन पूरे देश का प्रतिनिधित्व तो नहीं कर सकता है। अगला है निष्पक्षतावाद की कमी। पूरी तरह निष्पक्ष रहना कठिन होता है। एक जो अवलोकन करता है खुद समाज का हिस्सा बन जाता है, इसके कारण उसकी भावनाएं भी उसके साथ जुड़ जाती है। लंबे समय तक रहने के कारण उनकी भावनाएं जुड़ जाती है जिसके कारण परिणाम जो है वो गलत निकल सकता है। फिर है सामान्यीकरण में कठिनाई। जो भी निष्कर्ष निकलते हैं वो हर जगह लागू नहीं हो सकता है, हर समाज अलग होता है। धन के एक जनजाति की परंपरा दूसरी पर लागू नहीं हो सकती। अगला है नैतिक समस्याएं। कई बार गोपनीयता और सहमति का भी मुद्दा जो है वो बन जाता है। उदाहरण के लिए अगर किसी व्यक्ति की निजी बात को हम सबके सामने ला देंगे तो यह एक नैतिक समस्या हो सकती है। अब आगे देखते हैं इस शास्त्रीय निवंश विज्ञान समाज को गहराई से समझने का एक प्रभावशाली तरीका है, लेकिन इसकी सीमाओं को ध्यान में रखते हुए इसका उपयोग जो है वो करना चाहिए। सच्चा ज्ञान वही है जो अनुभव से आता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। समाज को समझने का असली तरीका। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसको शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।